नमस्ते, मैं वर्षा। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का 5वां पाठ गोवा जैसा मैंने देखा ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसके रचनाकार विनय शर्मा है। यह एक यात्रा वर्णन है। जब लेखक गोवा गए तो उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा, क्या अनुभव किया, तो इस यात्रा वर्णन में उन्होंने उनके शब्दों से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यह यात्रा वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। वहाँ के बीच, वहाँ की संस्कृति। गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और हो भी क्यों न। यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। लेखक कहते हैं कि गोवा ये नाम सुनते ही सबका मन तरंगायित होना मतलब उत्साहित हो उठता है, खुश हो उठता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ की जो आबो हवा है, मतलब जो ठंडी हवाएं हैं, वहाँ की जो जीवन शैली है, मतलब उनकी रहन सहन, सब आकर्षित करने वाली है। और इसीलिए जो पर्यटक है, मतलब जो सैलानी है, वहाँ खुद ब खुद खींचे चले जाते हैं। गोवा अपने देश के एक कोने में स्थित है। मतलब हमारे, अगर हम मैप देखेंगे तो गोवा राज्य हमारे जो मैप है उसे एक कोने में आता है। लेकिन एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी ये सबके दिल की धड़कन इसीलिए है क्योंकि गोवा की जीवन शैली और वहाँ की जो प्राकृतिक निसर्ग सुंदरता है वो बहुत ही अप्रतिम है। यही कारण है कि मैं भी अपने साड़ू साहब के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। लेखक अपने साड़ू साहब के साथ गोवा गए थे। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की सारी समस्याओं से जूझ रहे होते तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है पर्यटन। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। लेखक गोवा 23 नवंबर को पहुंचे और वो गोवा एक्सप्रेस मतलब रेलवे से गए थे। उजास हो गया अर्थात सुबह सवेरा हो गया था। और लेखक जब जा पहुंचे तो उनको एक टैक्सी के हॉर्न की आवाज़ आई तो उनका ध्यान उस टैक्सी की ओर गया। वो टैक्सी में बैठ गए और जैसे ही टैक्सी उस सड़क पर दौड़ पड़ी तो उनको जो ठंडी ठंडी हवाएं है वो लगने लगी। और लेखक जो भी यात्रा अभी तक उन्होंने की थी वो सारी थकान उनकी तब मिट गई। और लेखक कहते हैं कि पर्यटन का एक अपना आनंद है। जब भी हम घूमने जाते तो एक अलग ही अनुभव करते हैं। जब हम सारी समस्याएं, क्योंकि जीवन में बहुत सारी समस्याएं तो रोज की आती है, लेकिन जब उसे निजात पाना है, उसे मुक्ति पानी है, निजात का अर्थ होता है मुक्ति, तो एक अच्छा तरीका है कि एक नया कुछ चेंज लाने के लिए, हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें पर्यटन करना चाहिए। क्योंकि बदले हुए वातावरण के कारण
मन तरोताज़ा होता है। जैसे रोज़ की जो दिनचर्या है वो चेंज हो जाती है और हम अपने आप को एक फ्रेश महसूस करते हैं, चेंज महसूस करते हैं और फिर शरीर को भी विश्राम मिल जाता है। अगर हम रोज़ वही रहे तो हमें काम करना ही पड़ता है, लेकिन हम पर्यटन पर जब जाते हैं तो जो हमारे काम है रोज़ के वो भी हम नहीं करते, सिर्फ घूमते हैं, अब खाते हैं और जहाँ जाना है वहाँ जाते हैं। इसीलिए शरीर को, मन को उत्साह मिलता है। अगर हम कुछ समय के लिए उत्साहित होना चाहते हैं, अगर हम बोर हो गए तो हमें पर्यटन कर लेना चाहिए। इसीलिए लेखक को भी पर्यटन पसंद है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। लेखक जब गोवा पहुँचे, टैक्सी में बैठे तो कुछ देर बाद जो टैक्सी है तो मडगांव से 5 किलोमीटर जो दूर दक्षिण स्थित एक कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट था, एक होटल थी, वहाँ वो जाकर रुके। और ये होटल उन्होंने पहले से ही बुक करके रखी थी। उनको पता था कि उनको आकर यहाँ रहना है, इसीलिए उन्होंने बुकिंग की थी। तो औपचारिक खाना पूर्ति जो भी फॉर्मेलिटी, आकर वो फ्रेश हुए, खाना खाया, आराम किया उन्होंने और अपने अपने रूम में वो चले गए। सूट मतलब रूम में चले गए। फिर गोवा की खास बातें लेखक बताना चाहते हैं कि गोवा 2 भागों में बटा हुआ है और उस 2 भागों का नाम है, एक है दक्षिण गोवा जिला, दूसरा है उत्तर गोवा जिला। 2 जिले हैं, एक है दक्षिण, दूसरा है उत्तर। और गोवा की राजधानी पणजी है और जो पणजी शहर है वो मांडवी नाम की जो नदी है उसके किनारे पर स्थित है। किनारे पर मांडवी जो पणजी शहर बसा हुआ है और जो मांडवी नदी है वो बहुत बड़ी है। बड़ी तो है, क्षेत्र में विस्तृत है, लेकिन वो वर्ष भर पानी से भरी हुई रहती है। वर्ष भर पानी से भरी रहती है और वहाँ समुद्री इलाका है। समुद्री इलाका होने के कारण वहाँ के वातावरण में एक उमस मतलब हम मराठी में उसे दमट वातावरण, एक गर्मी भरा तो ऐसा रहता है। और हवा में नमी बनी रहती है। वहाँ जाने पर शरीर ऐसे चिपचिपाता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत हरियाली है। हरितिमा मतलब हरियाली है इसीलिए। लेकिन वहाँ की धूप तीखी ज़रूर है, मतलब बहुत कड़ाके की धूप वहाँ पड़ती है गोवा में। यूँ तो गोवा अपनी खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इस सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने। तो लेखक कहते हैं गोवा किस लिए प्रसिद्ध है? वहाँ के सफ़ेद रेतीले तट, समुद्री किनारे और रेतीले है, महंगे होटल है, क्योंकि पर्यटक जाते हैं तो होटल भी महंगे हैं, क्योंकि अगर कोई इनकम होता है, कोई मतलब आता है तो वहाँ महंगाई होती ही है।
वहाँ की जीवन शैली भी आकर्षित करने वाली है, लेकिन फिर भी गोवा ने अपनी सांस्कृतिक विरासत जो हमें पूर्वजों से मिली है वो अभी तक छोड़ी नहीं है, बरकरार रखी है। और लेखक कहते हैं कि यहाँ की शाम भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ के रेतीले तटों पर की जो शाम है, समुद्र किनारों की जो शाम है, वो बहुत ही सुंदर उसका दृश्य होता है। तो लेखक कहते हैं इसका आनंद लेने के लिए हम गए, बेनालियम बीच की ओर गए, वो उस शाम की आनंद लेने के लिए। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर की ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय नहीं हो पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई, इसीलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठाकर भाग रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम को गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। यही जीवन का सत्य है। जब लेखक बेनालियम बीच पर गए तो वहाँ की जो जगह है वो बहुत ही सुंदर और शांत है। लेखक कहते हैं कि आपको भी वहाँ आना चाहिए। और वो दिन भर की जो थकान है, वो उमस है, गर्मी के कारण जो शरीर चिपचिपाता था उतना भी नहीं, लेकिन गर्मी के कारण जो परेशानी थी वो अभी पूरी उनकी निकल गई है। और रिसोर्ट से वो कुछ ही दूरी पर है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वो जल्दी जल्दी जा रहे थे, लेकिन रेत में उनके पैर धंस रहे थे। उनको एक उत्साह था कि कब मैं जाकर अरब सागर को देखूं। तभी उनको एक लहरों की आवाज़ आई समुद्र की, और फिर वो उस रेतीले तट पर धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठा कर भाग रहे थे, क्योंकि रेत से जो पैर है वो जल्दी जल्दी हम नहीं निकाल पाते, और जहाँ जाना है वो वहाँ हम पहुँच नहीं पाते। वहाँ खूबसूरत समुद्र जब लेखक ने देखा तो वो जाकर लिपट गए मतलब उस जो लहरें हैं उस तट में, वो मतलब बीच है, वो समुद्र में वो लहरें के साथ खेलने लगे। इधर बच्चे जो थे उनके साथ वो रेत का घर बनाने में जुट गए। जैसे ही लहरें आती थी तो वो घर वो क्या करता था, टूट जाती थी। फिर दूसरी लहरें आने तक बच्चे क्या करते थे, घर बनाते थे। तो लेखक कहते हैं कि मैं जीवन का आशावाद यहाँ सीख गया था कि बनने के बाद हमें मिटना ही है। जीवन का यही अंतिम सत्य है कि हर कोई जो वस्तु है यहाँ उसका एक समय है। यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टी की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। जब वो शाम को समुद्र किनारे पर गए तो वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि लहरों की आवाज तो आ रही थी। लहरों की आवाज रणभेदी थी, गगनभेदी थी, जैसे वो आकाश को चीर देने वाली थी।
वहाँ पक्षियों की भी आवाज़ आ रही थी। फिर ये पक्षी लहरों के साथ, पक्षी वहाँ क्यों घूम रहे थे? जो लहरों के साथ बहकर आई मछलियाँ हैं उनका वो शिकार कर लेती थी। जैसे ही मछलियाँ दिखती थी उनका वो शिकार करते थे और वही किनारों पर ऐसे मंडराते थे और जिस दिशा में हवा है उस दिशा में उड़ते थे, उल्टी दिशा में नहीं उड़ते थे। यहाँ कुत्ते भी बैठते थे, कुत्ते भी शिकार का इंतज़ार करते थे, लेकिन कुत्तों को कम सफलता मिलती थी। किसके मुकाबले? पक्षियों के मुकाबले। और वहाँ का जो दृश्य था, पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना, पक्षियों का फिर से उड़ जाना, ये दृश्य सैलानी मतलब जो पर्यटक है उनका मनोरंजन कर रहा था। अभी सूर्य देवता ने विदा ली, मतलब संध्या हो गई, सूर्य अस्तांचल हो गया और चंद्रमा की चांदनी मतलब आकाश में चांदनी और चंद्रमा दिखाई देने लगा। और समुद्र जो है शाम के समय बहुत ही सुंदर दिखने वाला समुद्र अब स्याह मतलब काला, उसका जो पानी है वो काला दिखने लगा और फिर भयावह लगने लगा। भयावह का अर्थ होता है वो डरावना लगने लगा। तो इस प्रकार अभी जो लेखक है उस शाम का वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ उन्होंने कौन कौन से दृश्य देखे, क्या क्या आनंद लिया, फिर कौन से दृश्य में क्या क्या उद्देश्य था, पक्षियों का क्या उद्देश्य था, कुत्तों का क्या उद्देश्य था। आगे अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। यह सी फूड भी की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो ही गई। यह समस्या हमें पहले से पता थी। तो लेखक कहते हैं कि पहले दिन का वर्णन आपने देखा। दूसरे दिन जब लेखक ने क्या योजना बनाई कि यहाँ बस से गोवा घूमे, वहाँ तो बाइक मिल जाती है किराए पर, बाइक से घूमना अच्छा है क्योंकि जहाँ चाहे हम वहाँ जा सकते हैं। लेकिन लेखक के साथ उनके साधु साहब, पत्नी, बच्चे सभी थे, उनका परिवार था, इसीलिए उन्होंने बस से जाना ही अच्छा समझा। वहाँ सी फूड मतलब जो समुद्री अन्न है वो मिलता है, जैसे कि मछलियाँ जो भी है वो मिलता है, मतलब नॉनवेज ज़्यादा मिलता है। शाकाहारी भोजन वहाँ कम मिलता है और स्वाद नहीं रहता, उसके लिए थोड़ा सा भटकना पड़ता है। और बहुत भटकने के बाद अगर अच्छा भोजन मिला तो वो समझते हैं कि हमारा भाग्य है, और मिलता भी है तो वो महंगा होता है। जेब ढीली होना मतलब बहुत सारा खर्चा हो जाना। लेकिन यह समस्या लेखक को पहले ही पता थी कि जब हम घूमने जाएंगे तो हमें हमारे मनचाहा भोजन वहाँ नहीं मिलेगा, इसीलिए लेखक पहले से ही तैयार थे। इसलिए अपने रिसोर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसके और एक लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच पानी भर गया है। इससे वह काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। इसीलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यह युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरे से सावधान रहने के दिशा निर्देश में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है,
यह मछुआरे की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा है और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। तो लेखक को पता था कि यहाँ सुस्वादु भोजन नहीं मिलेगा, इसीलिए वो अपने होटल के कमरे में ही भोजन बनाकर खाते थे। और फिर वह जब लेखक अंजुना बीच पर गए तो लेखक कहते हैं यहाँ बहुत सारे बीच है, लगभग 40 बीच है, लेकिन प्रमुख बीच की संख्या कुल मिलाकर 8 ही है। अंजुना बीच की जानकारी दे रहे हैं। वो नीले पानी वाला है। वहाँ का जो पानी है उसका रंग नीला है, पथरीला है, मतलब बहुत सारे पत्थर है, रेती नहीं है वहाँ। और एक लंबी पहाड़ी उस बीच के सामने है, जहाँ एक मनोरम दृश्य, मतलब एक बहुत सुंदर दृश्य वहाँ दिखाई देता है। तो फिर ये देखने के लिए थोड़ा सा उनको नीचे भी उतरना पड़ता है, और वो दृश्य होता है कि नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ देता है। मतलब जो नीला पानी है और काले काले पत्थर जो होते हैं उस पर पछाड़ देता है, मतलब लहरें आकर उस पर टकरा देती है। बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता होगा कि नीला पानी काले पत्थरों पर कैसे टकराता है, और पानी वो लहरों के कारण जो पत्थर है उसे रोज़ की जो आघात सहने पड़ते हैं, उसके कारण पत्थर को भी काट काट कर मतलब छेद कर दिया है। उस पानी के लहरों के कारण इतनी वो तेज़ होती है, और पत्थर अभी कमज़ोर हो गए हैं लहरों का घाव मतलब सहते सहते। और फिर समुद्र जैसे काफ़ी पीछे हट गया है। फिर पत्थर यहाँ फिसलने का डर हमेशा रहता है, क्योंकि पानी पत्थरों पर हमेशा आता रहता है। तो एक फिसलन सी हो गई है, और हमेशा डर लगा रहता है कि कोई यहाँ गिर ना जाए। यहाँ युवाओं का दल, मतलब जो भी युवा है वो बहुत आते हैं और अब मस्ती करते हैं, लेकिन पर्यटक जब आते हैं तो वो सावधान रहते हैं। मतलब परिवार के साथ जब पर्यटक आते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर फिसल गए तो उनको डर लगा रहता है, इसीलिए वो उनको दिशा निर्देश, उनको सूचना ही देते रहते हैं कि वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। फिर उन्होंने देखा कि बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना एक अलग सौंदर्य है। बेनालियम बीच अलग है, वो रेतीला है, और अंजुना बीच जैसे कि नीले पानी वाला पथरीला है। फिर ये जो बीच है मछुआरे की पहली पसंद है। मच्छी मार जो है वो मछलियों का शिकार मतलब शिकार करने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए यही आते हैं। और यहाँ सुबह सुबह बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी भी जाती है, क्योंकि दोपहर से तो पर्यटक आते होंगे, इसीलिए तो स्थानीय बाज़ार, लोकल जो मार्केट है वहाँ वो बेची जाती है। उसका निर्यात बिल्कुल नहीं होता। निर्यात मतलब जो बाहर कहीं पर भी वो भेजी नहीं जाती, क्योंकि पर्यटक ही जितने आते हैं कि उनको खाने में वो काम आ सके। इसीलिए उन्होंने फिर अलग उस दिन पणजी देखने का सोच लिया। आगे देखेंगे हम। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगुड बीच पर पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों भी डर रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझे गए, और खुशी इस बात की थी कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। लेकर फिर घूम फिर कर कलिंगुड नाम का जो बीच है वहाँ जाकर पहुँचे। और कलिंगुड बीच जो है वो काफ़ी रेतीला है, रेत ज़्यादा है। और गोवा का सबसे लंबा बीच अगर कौन सा है तो वो है कलिंगुड।
3-4 किलोमीटर तक फैला हुआ है, वो इतना लंबा है और वहाँ पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। स्थानीय लोगों का व्यवसायिक केंद्र ज़्यादा, अगर पर्यटक आते हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो व्यवसाय तो करते ही है। तो यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स भी है, वाटर जो स्पोर्ट्स खेलने के होते हैं वो लेखक ने भी मतलब आजमाना चाहा। बहुत सारे हैरत अंगेज़ है, मतलब हैरत अंगेज़ रोमांचकारी है। लेखक ने पैराग्लाइडिंग का आनंद उठाया और लेखक कहते हैं जब पैराग्लाइडिंग मतलब जो पैराशूट जैसा वो बहुत ही विस्मयकारी थी। अथाह जलराशि, नीचे देखा तो वो समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा था और भयावह लग रहा था, दूर दूर तक पानी और रस्सियों से लटके हम, मतलब लेखक और उनकी पत्नी पैराग्लाइडिंग का खेल में हिस्सा लिया था उन्होंने। और दोनों डर भी रहे थे कि अगर हाथ छूट गया तो फिर नहीं बच सकते। और खुशी इस बात की थी कि एक रोमांचकारी इतने ऊंचाई से हम नीचे झांक रहे हैं, ताक रहे हैं और इतनी बड़ी हिम्मत हमने की है। और लेखक कहते हैं कि बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अविस्मरणीय ये दृश्य था। तो लेखक कहते हैं कि आप भी इसे आजमा सकते हैं, ये अनुभव कर सकते हैं, इस खेल का मज़ा ले सकते हैं। तो कलिंगुड़ बीच इसीलिए व्यावसायिक है कि वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो भी स्थानीय लोग अपने अपने दुकान या कुछ व्यवसाय करते होंगे, पैराग्लाइडिंग्स के लिए या कुछ खरीदारी भी वहाँ होती होंगी, कुछ बेचने के लिए वहाँ की जो खास चीज़ें हैं वो भी आते होंगे। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। और लेखक कहते हैं कि हमने गोवा में 4-6 दिन रहने का इंतज़ाम किया था। तो हमारी जो दिनचर्या है जो रोज़ की कि उन्होंने एक निर्धारित की थी कि सुबह जल्दी से उठना है, क्योंकि हम दिन भर सोते दोपहर उठेंगे तो घूमेंगे कब, जल्दी उठना है, जल्दी उठकर वहाँ ही टाइम पास नहीं करना है, फटाफट नाश्ता करना है ताकि हम जहाँ गंतव्य है हमारा वहाँ जल्दी से पहुँच पाए। फिर बहुत घूमते, अलग अलग बीचेस देखते, अलग अलग खेल खेलते, अलग अलग आनंद उठाते और फिर थक कर अपना जो रिसोर्ट उन्होंने पहले से ही बुक किया था वहाँ आते और थकान मिटाने के लिए क्या करते, पूल में तैरते रहते, वहाँ जो स्विमिंग पूल था वो। और एक दिन जब लेखक कोलवा बीच पर गए तो कोलवा बीच पर उन्होंने बोटिंग का आनंद उठाया। बोटिंग का आनंद उन्होंने उठाया तो वहाँ उनको डॉल्फिन मछलियाँ भी देखने के लिए मिली। वो इतनी बड़ी भी नहीं थी जितना हम सोचते थे, लेकिन उस दिन बच्चों को कोलवा बीच पर बहुत आनंद आया, बोटिंग करते हुए आनंद आया, डॉल्फिन मछलियाँ देखते हुए भी आनंद आया और बच्चों ने उस आनंद का फ़ायदा लिया, लाभ उठाया। तो लेखक ने अभी तक इतने सारे बीचेस देखे थे। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। तो जब लेखक वहाँ 4-6 दिन के लिए गए थे तो तब नवरात्रि का समय था। तो नवरात्रि उनको लगा कि पाश्चिमात्य संस्कृति यहाँ रही होंगी, यहाँ अलग अलग देशों से, राज्य से लोग आते हैं, तो नहीं, वहाँ उन्होंने देखा कि दशहरा पर्व मनाने वहाँ भी नवरात्रि तथा दशहरा का पर्व मनाते हैं। जैसे उत्तर भारत में वो प्रसिद्ध है, जैसे लड़कियाँ इस पर्व में गरबा खेलती है, जो लोग हैं वो घट स्थापना
करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं वैसे ही। लेकिन यहाँ एक विशेष बात उन्होंने देखी कि जैसे कई राज्यों में रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन गोवा में रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया गया। सुबह से लोग वाहन की, जो भी उनके व्हीकल्स वाहन है, उनकी सफाई करते हैं और गाड़ियों की। फिर शाम को भगवान की पालकी ले जाई जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ होता है। और विशेष पेड़ की पत्तियाँ, जैसे कि हमारे यहाँ आपल्याकडे म्हणतात आपट्याची पानं, वैसे ही पत्तियाँ तोड़कर एक दूसरे को बधाई देती है। फिर लेखक कहते हैं सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। जैसे कि रावण का पुतला हर दूसरे राज्यों में चलाया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं, तो उनकी भी एक अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। कुछ होगी, लेकिन यहाँ भी यहाँ पाश्चिमात्य संस्कृति प्रवेश कर भी चुकी है, लेकिन यहाँ भी जो भी अपने त्योहार है वो आज भी वैसे ही परंपरा से मनाए जाते हैं। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। तो लेखक कहते हैं 4-6 दिन मैंने इतने कम समय में गोवा देखा, तो जितना मैं समझ गया कि यहाँ पश्चिमी फैशन, वेस्टर्न कल्चर के जो लोग आते, लेकिन फिर भी हमारी जो सभ्यता है वो उन्होंने बरकरार कैसे रखी है। वहाँ अगर हम देखते हैं तो ऐसे लगता है कि पश्चिमी फैशन से ही ये रचा बसा है, लेकिन आज भी वो भारतीय संस्कृति को पूरे आत्मसात उन्होंने किया है। और भले ही वहाँ कई राज्यों से अलग अलग लोग जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने राज्य की, अपने देश की जो परंपरा है वो अभी भी उसकी उंगली अभी भी पकड़ी हुए है। मतलब वो परंपरा अभी तक भी उन्होंने नहीं छोड़ी है, बल्कि गोवा राज्य के जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, सांस्कृतिक विरासत आज भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। आज भी वो वही परंपरा अपनाना चाहते हैं, चाहे कितने वहाँ फैशनेबल लोग क्यों न जाए, लोग वहाँ कितने फैशनेबल क्यों न रहे। शायद उनका व्यवसाय है, इसीलिए वो तौर तरीके अपनाते होंगे, लेकिन मन से वो सांस्कृतिक विरासत आज भी उन्होंने पकड़ी हुई है, थामी हुई है। और लेखक को ये बात बहुत ही आनंददायक लगी। इसीलिए लेखक कहते हैं जितना मैं समझ सका हूँ उतना ऐसा गोवा है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं गोवा जैसा मैंने देखा, जितना अनुभव आया उतना मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो लेखक की जो शैली है कि जैसे जहाँ भी जाते हैं लेखक, वहाँ कोई भी लेखक यात्रा वर्णन करने वाले वहाँ का जो अनुभव है वो लिख लेते हैं, प्रस्तुत करते हैं। वैसे ही हम अगर कहीं जाते हैं घूमने के लिए, पर्यटन करने के लिए, तो वहाँ की जो खास बातें हैं, वहाँ की जो जीवन शैली है, वहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वो हमें भी कभी कभी लिखना चाहिए। हमारे भी कुछ अनुभव हमने ऐसे बताने चाहिए ताकि उस राज्य का हमें ज्ञान हो।